क्या योजना बना रखी है? अगर युवा वू को कुछ हो गया तो उन्हें यही लगेगा कि हम सत्ता की होड़ में हैं। इसलिए राजनीतिक कलेश के चलते उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। महामहिम तक पहुंच जाए, लेकिन तथ्य जैसे थे वैसे ही हैं। लगता है आप लोग मनोरंजन के लिए तलवार का प्रदर्शन करते हैं। मैं अपनी माँ से कुछ बात कर रहा था। क्या हो गया यहाँ? सब जाओ की वजह से हुआ है। वो युवाओं को वैद के पास नहीं जाने दे रही। महाशय सॉन्ग, शांति से काम लें, जल्दबाजी ना करें। डिंग के सरदार वफादार आदमी थे, लेकिन आपने सीमा लांघी और उनसे बदला लिया। देखिए, आज का ये मामला सही और गलत का है। भले ही मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकता, लेकिन सच तो ये है, मैं इसे अच्छे से समझ पा रहा हूँ। आज मैंने आपके घर की शांति भंग की है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महाशय दाई, आप बहुत दूर से आए हैं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अगर आप मेरी एक मदद करेंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो मैं आज हुई घटना को अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पीछे हो जाओ। ये जाग गए, जल्दी आइए। वो जग गए। वैद्य आ गए हैं, जल्दी करिए। फेफड़े के फोड़े के लिए सबसे खतरनाक है। ऐसा होता है कि स्थिर पदार्थ अंदर रह जाता है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। बड़ी रानी, युवा साहब ठीक हैं। मैं अभी जाकर चिकन का सूप उबालकर युवा साहब को देता हूँ। मेरे साथ आइए। हाँ। धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इतना शिष्टाचार मत दिखाइए, हमारी जिम्मेदारी है। मैं कुछ दवाइयाँ तैयार करके आपके घर भिजवा दूंगी। देसेन, ये सच है कि इसने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हारी ये बीमारी कोई हादसा नहीं थी और शायद इन्हें पूरा सच पता होगा। देखो तुम क्या कह रहे हो। मुझे ये तब हुआ जब मैं आपदा राहत में मदद करने गया। चौथी युवती यांतांग ने आपको परेशान किया है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। बस मैंने तो सिर्फ छोड़िए, अपना ख्याल रखिए और जल्दी ठीक हो जाइए। हम ये महासचिव से छुपा नहीं पाएंगे। चलो वापस चलो। अब आपको संतुष्ट होना चाहिए। जब युवाओं ठीक हो जाएंगे तब गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये कढ़ाई वाकई में बहुत सुंदर है। तो बताओ, क्या है ये? बाघ की ताबीज। सिर्फ बाघ का ताबीज? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे समझाने का एक मौका दो। जरा संभल कर आइए। अच्छा है कि युवराज वो ठीक है। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, अब वो ठीक है। सौभाग्य से कुछ गंभीर नहीं हुआ और वही परिवार ने जो हुआ उसे नहीं देखा। उस लड़की का स्वभाव तो बहन, मैं जानता हूं कि वो लड़की मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे वो एक निचली जाति की लड़की लगती है। शिल्प और चित्रकला के लिए कागज और स्याही मत खरीदे और अपनी जमीन बेच दीजिए। अगर तुम ये कर सकते हो तो हम शादी रद्द कर देते हैं। जब मैं तुम्हारी कीमती चीजों की बात करती हूँ तो तुम सह नहीं पाते। क्या तुम जानते हो कि परिवार का पालन पोषण करना कितना कठिन है? तुम्हें पता भी नहीं है कि उसके दहेज की कीमत कितनी अधिक है। सिर्फ धन महत्वपूर्ण नहीं है, विवाह दो लोगों की खुशी के लिए होता है। अभी वो सिर्फ मुझे पसंद करती है, इतना काफी कैसे हो सकता है? पहली पत्नी परिवार के लिए ही होती है। प्यार वाली शादी करना चाहते हो तो एक गुलाम पत्नी रख लो। जब मुझे ये वू महोदय के पास मिला था तब ये रेशम के फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। थोड़ा सोचने के बाद मैं समझ गई। आपने बाग का ताबीज उन फूलों की ओस में भिगो दिया था। आप फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो, लेकिन पराग नहीं देख सकते। खुशबू फैलाने के लिए बोर्नियोल का इस्तेमाल किया गया था। 2 घंटे से भी कम समय में खुशबू चली जाएगी। ये केवल एक निराधार अनुमान है। तुम अपनी जबान संभालो। और अब तुमने युवावू को फंसाया, बाघ के ताबीज को वेटिंग्यू के साथ बदलकर। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब बेकार है। तुम्हारी वेटिंग्यू से शादी होगी। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। वो शान मेरे पिता का शिष्य है।
वो एक अच्छा दामाद है जो मैंने मिंग के लिए चुना है। उसके बारे में सोचना भी मत। अगर मैं तुम्हें वे परिवार की पालकी में भेजकर शादी नहीं करवाऊंगी तो एक माँ के रूप में मुझे खेद होगा। आप बहुत चालाक हो। चौथी युवती ने मेरी जान बचाई, उस पर शक नहीं करना चाहिए। क्या मैंने कहा कि मैंने उस पर शक किया? डॉ शिशु महत्वाकांक्षी है, जबकि डॉ शीइंग सत्ता में रुचि नहीं रखता। उसका दिल बहुत दयालु है, लेकिन वांग यिंगशु दिल से पूरा सांप है। तुम्हारी बीमारी का शायद वही कारण है। उसने नहीं चाहा कि ये अपमानजनक घटना तुम्हारे और चौथी महिला के साथ घटे। और जहाँ तक चौथी महिला की बात है, चौथी महिला का क्या? मुझे नहीं पता कि उसने गलती से चोट तुम्हें कैसे पहुंचाई। आलोचना के बाद भी उसने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के साथ ही खड़ी थी। आपका मतलब चौथी युवती मुझे पसंद करती है? मेरा मतलब है कि डॉ परिवार के लोग बहुत चालाक हैं। तुम जैसा इंसान उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। धनी परिवार के अंदर की गंदगी मुझे कैसे पता नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उसे मुझसे बेहतर जानते हो। क्या तुम उसकी जासूसी कर रहे हो? बस ऐसा ही कुछ समझो। अब भी खांस रहे हो। ऐसे में तुम्हें कम बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है चौथी महिला ने तुम्हारा ठीक से इलाज नहीं किया। चलो एक अच्छे वैद्य से तुम्हारी जांच कराऊंगा। बाहें 1 फुट, कंधे की चौड़ाई 1.5 फुट। कंधे चौड़े हैं, मुझे चोगा सिलाना होगा। सौभाग्य से तुमने उसे रोका, वरना देजेन ये बेवकूफ लड़का एहसान चुकाने के लिए शादी करता। डॉ परिवार बहुत चालाक है। बड़े सचिव वू देजेन को मनमानी नहीं करने देंगे। हम एक सज्जन को नहीं, एक दुष्ट को नाराज करेंगे। डौ परिवार, खासकर डौ शीशु, किसी जहरीले सांप की तरह वो जरूर काटेगा। सौभाग्य से डॉ निवास संपत्ति से काफी दूर है। रानी वांग भी डॉ जाओ की शत्रु है। डॉ शीशु कपटी और लालची है। डॉ जाओ काफी होशियार है। अगर वो एक जैसा सोचेंगे तो हमारे लिए खतरा होगा। मैंने सुना था उसके माता पिता नहीं थे। उसका जीवन कठिन रहा होगा, इसलिए वो संवेदनशील, समझदार, सतर्क और संसाधन पूर्ण है। यान ने संदेश भेजा है कि डो जाओ का इससे कोई संबंध नहीं है। मैं सही था। जलमार्ग से जाना धीमा है। मेरा भाई जल्द ही राजधानी पहुंचेगा। माँ, आप वैसे भी काफी बीमार रहती हैं। इस सुई काम को नौकरों पर छोड़ दो। तुम्हारा मतलब मेरा काम खराब है? यहाँ काफी सालों से तुम्हारे कपड़े नहीं सिले मैंने। इस बार मैं तुम दोनों के लिए गर्मियों के कपड़े बनाऊंगी। फूटिंग लौटने पर पहन लेना तुम, ठीक है? महोदया सॉन्ग, ये आपकी औषधि। भाई तुम आखिरकार घर आ ही गए। तुम माँ के साथ व्यस्त थे, इसलिए मेरे लिए समय नहीं मिला। माँ ने बताया तुम्हें भुना हुआ हिरण पसंद है, तो हम कल शिकार पर जाएंगे। ठीक है, तुम हिरण का शिकार कर सकते हो तो मैं पिताजी से कहूंगा कि तुम्हें सेना में शामिल कर लें। वहाँ काबिलियत दिखाना। तुमने वादा किया है, पीछे मत हटना। पिताजी, चाचा जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। शोगो, अभी राजनीतिक स्थिति सही नहीं है। सोंग मू की कार्रवाई से दर्शाती है। मुझे चिंता है। तुम मजबूत बनो। भले ही तुम एक महिला हो, परिवार के साथ कुछ हो गया तो तुम्हारा पति तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी बात मुझे समझो। किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं खुद की रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि चंद पैसों से तुम खुद की रक्षा कर सकती हो? जो चाहे सजा दो, मैं वै टिंग्यू से शादी नहीं करूंगी। अरे शोगो, तुमने आज तक जो भी किया इसके बारे में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। क्या तुमने कभी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में अरे सोचा? तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग बात करते हैं ना। शोगो, इतने साल गुजर गए, हम जरा भी नहीं बदले पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी चाचा मेरी शादी का फैसला क्यों लेंगे? शोगो, इतने साल गुजर गए, हम जरा भी नहीं बदले पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी चाचा मेरी शादी का फैसला क्यों लेंगे? जुबान लड़ाती है। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। बस करो। तुम ठीक हो? शादी तो जीवन में सुख दुख से जुड़ी हुई बात है। तुम लोग इस तरह से कैसे तय कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ एक गहनों का सामान है? क्या है ये वेटिंग यू? वैश्यालय जाता है, औरतों को घर में लाता है। वो जल्द से जल्द सारी संपत्ति उड़ा देगा। जिसने भी इस शादी की
व्यवस्था की है, जाकर रद्द कर दे। माँ, मेरा और मेरे भाई का ये मतलब नहीं था। हम एक अविवाहित बेटी को अपने पिताजी की बात माननी ही चाहिए। एक औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने चाहिए और अपने पति की बात माननी चाहिए। पिता ही बेटे का मार्गदर्शन करता है। अगर पिता ठीक नहीं तो बेटा उसे छोड़ देता है। एक पति अपनी पत्नी का मार्गदर्शन करता है। अगर पति ठीक नहीं तो पत्नी उसे छोड़ देती है। महिलाओं से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दादी गुस्सा मत कीजिए, आप बीमार हो जाएंगी। चलिए। माँ, तुम पिताजी से असहमत थी, इसलिए अकेली और नाराज थी। या दो झाओ के परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने हमें बड़ा किया। आग जल रही है, अब सिर्फ इस गरम तेल की जरूरत है। क्या बोले तुम? भाई, आप शांति रहिए। सासू माँ, आप इन्हें गलत मत समझिए। शेंग ने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। जब आप लोगों की मदद कर रही थीं, शेंग दरबार गए थे और आपके लिए प्रशंसा आदेश का अनुरोध किया। वो आपको समर्पित करना चाहते थे ताकि अपनी कृतज्ञता दिखा सके। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए प्रशंसा की मांग की है, मुझे मनाने के लिए ताकि शोगु शादी कर ले। फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें मेरी थोड़ी बहुत परवाह है। माँ, मैंने तुम्हें याद किया है। सच में मेरा तुम्हें मनाने का कोई इरादा नहीं था। सासू माँ, शेंग सच में आपको और झाओ को घर ले जाकर पारिवारिक सुख देना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि डोजाओ यहाँ तुम्हारे अधीन होकर रहेगी? तो मैं ये बता दूं कि मैं जब तक इस दुनिया में जिंदा हूँ, शोगु मेरे साथ यहाँ पर ही रहेगी। अगर वे परिवार शादी का प्रस्ताव लाता है तो मैं देखूंगी कि वो संपत्ति के अंदर कैसे आते हैं। सासू माँ, सुनिए, मेरा वो मतलब नहीं था। वो सच्चाई से बेखबर है, तो हम ये दुविधा क्यों सहे? सासू माँ, शेंग और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप इसे दिल पर मत लीजिए। अपनी सेहत मत खराब कीजिए सासू माँ। उस वक्त आपने मेरी माँ को मार डाला, मेरा घर छीन लिया, मेरे खिलाफ साजिश की। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। जब से यहाँ आई हूँ मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तक तुम शादी नहीं करती, मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती रहूंगी। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगी और उन्हें दुखी करोगी तो मैं तुम्हें अंदर से 100 बार तोड़ूंगी। वहाँ समय बर्बाद मत करो। दर्द हो रहा है? आपके छूने से दर्द नहीं होता। अरे, मैं तो भूल गई, उसे भी मारना चाहिए था। नैतिकता और दया की बात करता है पर करता सब कुछ गलत ही है। उस जानवर का बेटा डोडो बहुत अच्छा इंसान है। दादी, आप दादाजी के बारे में कभी बात नहीं करती। बताइए ना, उस वक्त क्या हुआ था? मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे रास्ते पे चलो। डोडो और मैं माता पिता की आज्ञा मानकर शादी करने का बुरा उदाहरण है। इस शादी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुओनियांग की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुओनियांग? तुओनियांग तो मेरी माँ की नौकरानी थी, उसका कैसे नुकसान हुआ? तुओनियांग मेरे साथ नौकरानी बन के यहाँ पर आई थी। वो डोडो कामुक आदमी था। बाहर की औरतें तो असुरक्षित थी ही, पर उसके परिवार के लोग और नौकरानी भी सुरक्षित नहीं थी। मैं नहीं जानती कि मैंने उसकी कितनी गलतियां माफ की। मुझे नहीं पता था कि वो ताओनियांग को भी नहीं छोड़ेगा, जो कि उस समय सगाईशुदा थी। मैंने उसे बोतल मारकर बेहोश किया और ताओनियांग को उससे बचाया। डो परिवार में किसी ने भी उसकी बदतमीजी और हिंसा पर उसे नहीं डांटा, उल्टा मुझे कोसा ये करने के लिए। मुझे कहा कि मैं तलाक दे दूं। वो कोई परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे हवेली भेजा, ठुकराई हुई पत्नी की तरह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते और क्या सोचते, लेकिन मेरा अपना बेटा मुझसे ऐसे भागता था जैसे मैं कोई सांप या बिच्छू हूँ। वो मुझे माँ मानने से इनकार करता था। इसीलिए आपने 2 नाम अपनाना नहीं चाहा, हमेशा 2 निवास से बचती रही। ऐसा परिवार परिवार नहीं होता, वो परिवार कहलाने के लायक नहीं। इसीलिए दादी, उनके लिए दुखी होना व्यर्थ है। चलो उस परिवार को भूल जाते हैं। हम मेरी चचेरी बहनें रू और आंसू के साथ रहेंगे। वो हवेली ही हमारा असली घर है। तुम बातें अच्छी करती हो, मुझे खुश कर देती हो। देखो, मेरे चेहरे पर मत उड़ाओ। अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ करना।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुसु, चलो यहाँ से। चलो, आज रात आप यहाँ भोजन के लिए रुकने वाले हैं। आपको मुर्गियों का मांस खिलाऊंगी। चलो चलो चलते हैं। मैं घर जाकर आपका इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं, आप इतने दूर से आए हैं, जरूर कोई बात होगी। जो कहना है कह दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगा तुम अपने पिताजी के साथ राजधानी चली गई होगी। जब मैं डो निवास गया तुम वहाँ नहीं थी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ आ गया। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मेरे कपड़े उतार दिए थे। मैंने जान बचाने के लिए ये सब किया था। अगर हवेली में कोई बूढ़ा होता तो तब भी मैं यही करती। वो महोदय से दिल पर मत लीजिए। तुम बहुत खुले विचारों वाली हो। पुरुष होने के नाते तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं लगने दे सकता। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं वही परिवार से सगाई तोड़ने के लिए कहूँगा, मध्यवर्ती से कहूँगा कि तुम्हारे साथ विवाह का प्रस्ताव रखे। महोदय, वो अब तक हम केवल 3 बार ही मिले हैं। क्या इन 3 मुलाकातों के आधार पर आप शादी का निर्णय ले सकते हैं? आप मेरे प्रति अच्छे हो, इसीलिए मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। चाहे आप हो या वेटिंग यू, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे स्वभाव से मोहित हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैंने सोचा था हमारे विचार एक जैसे हैं। इसके अलावा आपका और मेरा पारिवारिक दर्जा भी अलग है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। दर्जा किसी की इच्छाओं को नहीं बदल सकता, लेकिन जीवन जीने के तरीकों को बांध सकता है। ली ईशान ने एक बार कहा था, वसंत ऋतु में पैर धोना और फूलों को निहारते हुए चाय पीना दोनों ही अशोभनीय और अनुचित काम है। लेकिन मैं तो ये हर दिन करती हूँ। मुझे खुशी और सुकून मिलता है, लेकिन ऐसी खुशी प्रतिष्ठित परिवारों में स्वीकारी नहीं जाती। मैं समझता हूँ, सच में समझता हूँ। मैंने ऐसा किया नहीं है, इसलिए मेरी चाहत और बढ़ गई। उन प्रतिष्ठित परिवारों की असीम शोभा मुझे एक पिंजरा लगती है। मैं एक सद्गुणी स्त्री नहीं बनना चाहती। बस इतनी इच्छा है कि मेरी नाव पर वसंत की हवा चले, द्वीप पर फूल खिले हों, प्याले में शराब हो। मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि आपका इरादा क्या है, लेकिन आपके दादाजी ने आपको मंत्रालय में अधिकारी के रूप में भेज दिया है। उन्होंने आपको सलाह दी थी। मैं यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहो और उन्नति करो। शायद हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। चौथी युवती, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये सिर्फ तोहफा नहीं है, ये मेरा जवाब भी है। इसे स्वीकार करें। मुझे कविताओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आदमी बहुत सख्त है। ये एक अच्छा दोहा है, दुर्भाग्य से गलत व्यक्ति के लिए था। शोगु, क्या तुम पर जरा भी असर नहीं हुआ? स्त्री के मन में लालसा भर जाए तो वो कभी नहीं जाती, लेकिन उस लालसा की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैंने पहले ही देखा था, उसके हाथों पे मोटे छाले थे। बढ़ईगिरी में वो बहुत निपुण होगा, लेकिन वो कभी भी बाहरी लोगों के सामने इसका जिक्र नहीं करता है। बढ़ईगिरी को मामूली काम माना जाता है, हालांकि उसे ये पसंद है। वो इसे अपने भीतर ही दबा कर रखता है। पूर्णिमा की शाम को चांद उज्जवल रूप से चमकता है। मुझे दादी और आपकी याद आती है, इसीलिए मैंने चावल के लड्डू भेजे हैं। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। वांग युंशु नहीं चाहता कि तुम राजधानी लौटो, लेकिन उसकी सोच अपनी माँ जैसी नहीं है। वो चाहता है तुम वापस आ जाओ। पता नहीं ये सच है या नहीं। इतना कुछ हुआ है। वेटिंग यू से विवाह अस्वीकार करना, वो शान से मिलना, वांग युंशु का मुझे फिर से सताना। डोंगमिंग उतनी कपटी नहीं है जितना मैंने सोचा था। जिनिंग से ये उपहार वापस आया है। उन्होंने 7वें और 5वें गुरु के लिए कुंचल और स्याही के पत्थर भेजे हैं और आपके लिए युबान शुआन कागज भेजा है। ये कागज सामान्य कागज से ज्यादा कठोर है। चंदन की छाल से नहीं बना है, रेशम के कांटेदार छाल का है। अगर ये लकड़ी पेड़ पर ना रही तो ये बारिश से बचाव कैसे कर सकती है, और उसके फल आखिर हमारी भूख कैसे मिटा सकते हैं। इसकी छाल से लोग लिखने के लिए कागज बना सकते हैं। अंतर सिर्फ उद्देश्य में होता है, फिर उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। इंसानों का भी ऐसा ही होता है। हाँ, मेरे पिता को किताबें लिखना पसंद है, कागज इस्तेमाल करते हैं। ये कागज तुम उन्हें ही भेज दो। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ। मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सब कुछ याद रखना। महासचिव वू, प्रणाम। लॉर्ड डो, पिछले 2 दिनों से प्रेषण कार्यालय और 6 मंत्रालयों ने मेरी याचिका को अस्वीकार कर दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ आ गया। महामंत्रालय अपने सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मंत्री डो, आप फिक्र मत कीजिए।
यिंग शुए और शीइंग के खातिर मेरे पास एक संदेश है। लालच से ज्यादा धोखेबाज और कोई नहीं। लालच से कई जिंदगियां तबाह हुई है। माँ, यांतांग, चाचा की नाव आज पहुंचेगी। हम दोनों उन्हें लेने जाएंगे। तुम अपने चाचा को लेने जा रहे हो। जियांग परिवार की गरिमा को खोना नहीं चाहिए। वादा करता हूँ उनको सुरक्षित लाऊंगा। शायद दिन में उनका महामहिम से मिलना हो जाए तो हम शाम को साथ में भोजन करेंगे। ये अच्छा है कि महामहिम और तुम्हारे चाचा मिलकर पुराने समय की बातें कर सकें। ये सब डो परिवार ने किया है। अभी भी चौथी युवती पर कैसे भरोसा कर सकते हो और उसे सम्राट को प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हो? हर कोई इस खेल में शामिल है। भले ही वो मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि चाल मैं ही चलने वाला हूँ। खैर, मुझे पता है सम्राट से क्या कहना है। नौका में नमी है, पहले चाचा के कपड़े बदलने होंगे। गुयू, क्या ये वही पालकी लग रही है? रुको, ये खाली है। वो कहाँ है? हटो रास्ते से, हटो। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो। मैं कहा अंदर नहीं जा सकते। जाने दो उन्हें। राजा यूनियान, हम जांच कर रहे हैं। कृपया जांच में बाधा न डालें। वहाँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ काम है। वैसे वहाँ कौन है? मैं देखता हूँ। रुक जाइए, अब वहाँ नहीं जा सकते। मुझे देखना है। रुकिए तो। अरे रुक जाइए, रास्ता रुक जाइए, अंदर मत जाइए। चाचा, अपनी आंखें खोलिए। चाचा, चाचा, अपनी आंखें खोलिए। चाचा, आखिर क्यों? नो, जांच में बाधा क्यों डाली? मरना चाहते हो क्या? यहाँ से निकल जाओ। महोदय सोंग, छाया सैनिक सम्राट के आदेश पर कार्य करते हैं। जो इसमें हस्तक्षेप करेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। यूनियांग के राजा, आप जहाज से उतर जाइए। सम्राट का आदेश था कि डिंग के सरदार को राजधानी में सुरक्षित पहुंचाया जाए, न कि उनका शव लाने के लिए कहा था। महोदय सोंग, सम्राट के आदेश का अनुमान लगाने की हिम्मत मत कीजिए। समुद्री डाकुओं ने डिंग के सरदार की कल हत्या कर दी। डोंगियो सागर के समुद्री डाकू हमेशा पीछे से वार करते हैं। उनका वार नीचे से ऊपर की ओर होता है, आगे चौड़ा और पीछे संकरा, जो इनके घाव से बिल्कुल अलग है। बताइए वांग, क्या आपको ये बात पता नहीं थी? समुद्री डाकू चालाक होते हैं। शायद ये जानबूझकर किया गया हो। वांग, डिंग के सम्राट मर चुके हैं। अब सच बताओ। सरदार की मौत का दोषी उत्तरी शांति विभाग नहीं है और न ही सम्राट ने आदेश दिया था। ये सब अचानक हुआ। सम्राट को हमने सूचना नहीं दी है। अपने निवास पर लौट जाइए। जब निदेशालय इसकी जांच करेगा तब सच्चाई सामने आ जाएगी। चाचा, अगर मैं आपके साथ आया होता तो ये सब कभी नहीं होता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। तुम कहते हो इंतजार करूं? क्या इन पर झूठा आरोप लगने तक इंतजार करूं या मेरे पूरे परिवार को मौत का फरमान मिलने तक? महोदय सोंग, आप जल्दबाजी मत कीजिए। दूर हटो। यांतांग, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि सम्राट को अब तक पता नहीं है। मैं इसे साथ ले जाकर सूचना दूंगा। यांतांग, शांत हो जाओ। वस्त्र और मुकुट ठीक करो। गंभीर भाव और सच्चे हृदय से घुटने टेको, प्रणाम करो।
जनता कष्ट में है, ये मेरा अपराध है। मैं आशा करता हूँ कि स्वर्गीय प्रभु हमें संरक्षण दे, मेरे प्रजाजनों को आशीर्वाद दें और सभी बुराइयों से रक्षा करें। हर वर्ष स्वस्थ रहे। यांतांग, ये राजद्रोह है, क्या तुमने सोचा है? अगर मेरी जान से मेरे चाचा की इज्जत बनी रहे और जियांग परिवार के लोगों की जान बच जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। पीछे हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे सम्राट से मिलना है। रास्ता छोड़ो। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। गुयू, राज्य के साथ विद्रोह करने पर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? संदेह की स्थिति में दंड दिया जाता है। यदि सम्राट डिंग के सरदार की मृत्यु चाहते थे तो उन्हें विष में शराब पिला सकते थे। एक अधिकारी मरते समय अपनी गरिमा बनाए रखता है, फिर सम्राट ने उन्हें यातना क्यों दी? उनकी मृत्यु के बाद भी सम्राट ने समुद्री डाकुओं के बदले का बहाना बनाकर एक ऐसे व्यक्ति का अपमान किया जो बहुत जिम्मेदार था। मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया इस मामले को स्पष्ट करें। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। कितना भी गंभीर मामला हो, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? कौन मर गया है? महाराज, जियान मेसुंग डिंग के सम्राट राजधानी लौटते समय नाव में मारे गए। ये कैसे संभव है? मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो आएंगे और सवाल करेंगे। उन्हें मारने की किसने हिम्मत की? किसने? ये मेरे चाचा की वस्तुएं हैं। ये उनके और सम्राट के बीच की निशानी है। उन्होंने इसे अपनी मृत्यु तक हाथ में थामे रखा। इसके पीछे जो भी सच्चाई है, कृपया इसकी जांच करवाइए।